मैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक 2018 के समर्थन में बोलने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी आज की सरकार का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम कैबिनेट मंत्रियों का जिन्होंने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित किया, और खास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अपने वादे को पूरा किया, जिन्होंने अपने शब्दों को निभाया। उनके खुद के शब्दों में ये कहा गया था कि इस कानून में कोई भी इफ बट कॉमा फुल स्टॉप को नहीं बदला जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, कि उन्होंने अपनी कही हुई बातों को, उन्होंने अपने कहे हुए वादों को निभाया। मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वीपी सिंह जी की सरकार के बाद अगर किसी सरकार ने सही मायनों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई काम किया है तो वो हमारी आज की एनडीए सरकार है। वीपी सिंह जी की सरकार में 1989 में यह अनुसूचित जाति जनजाति प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को बनाया गया। उसके बाद इस एक्ट को मजबूत करने का काम हमारी आज की एनडीए सरकार ने किया। हमारी आज की एनडीए सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए तमाम जगहों को चिन्हित कर उसको राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर विकसित करने का काम किया। सर, ये सारे सांकेतिक कदम होते हैं जो इस समाज के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भले वो जन्मस्थल मऊ हो, या लंदन में जहाँ पर उन्होंने शिक्षा हासिल की, या अलीपुर रोड जहाँ पर उन्होंने आखिर दिन में उन्होंने निवास किया, या चैत्य भूमि, तमाम इंसानों को चिन्हित कर राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर उन्होंने विकसित करने का काम किया। मैं इसके लिए भी हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस दौरान उनके ऊपर उत्पीड़न इतना बढ़ा कि हमें एक कानून को लाना पड़ा उनके संरक्षण के लिए, और उसके बाद भी 89 के बाद भी निरंतर अधिकांश समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। भले वो नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, देवेगौड़ा जी की सरकार हो, आई.के. गुजराल साहब की सरकार हो, या उसके बाद एक लंबे समय तक चलने वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, क्यों नहीं उस दौरान इस कानून को मजबूत करने का काम किया। अधिकांश समय कांग्रेस सत्ता में थी। इस दौरान उनके ऊपर उत्पीड़न इतना बढ़ा कि हमें एक कानून को लाना पड़ा उनके संरक्षण के लिए, और उसके बाद भी 89 के बाद भी निरंतर अधिकांश समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। भले वो नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, देवेगौड़ा जी की सरकार हो, आई.के. गुजराल साहब की सरकार हो, या उसके बाद एक लंबे समय तक चलने वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, क्यों नहीं उस दौरान इस कानून को मजबूत करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोग अगर इस 70 सालों में भी अगर उनको सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिल पाई, तो क्या उसके लिए जिम्मेदार हमारी 4 साल की एनडीए सरकार है, या आपके 70 सालों में 55 सालों का कांग्रेस का शासन जिम्मेदार है? और ये हमें कहते हैं कि हम लोग दलित विरोधी हैं। हमारी सरकार ने, आपने एक दंतहीन आयोग बना दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में, जिसके पास कोई अधिकार नहीं, जिसके पास कोई ताकत नहीं, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया। आज भी अगर पिछड़े वर्ग के लोग मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए, उनका विकास उस तरीके से नहीं हो पाया, तो क्या उसके लिए जिम्मेदार हमारी 4 साल की एनडीए की सरकार है, या आपके 55 साल का शासन है? ये जवाब देने की जरूरत है कांग्रेस को। आज कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार मुसलमान विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों इन 70 सालों में मुसलमान मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए? हमारे प्रधानमंत्री जी आज जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, तो वो चाहते हैं कि मुस्लिम युवाओं के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन 70 सालों में अगर मुसलमान मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़ पाए, तो क्या उसके लिए जिम्मेदार हमारी 4 साल की एनडीए की सरकार है, या आपका 55 साल का शासन? आप कहते हैं कि किसान अगर आजादी के 70 साल के बाद भी आज भी अगर आत्महत्या करने के लिए अगर वो मजबूर है, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार हमारी 4 साल की एनडीए की सरकार है, या आपका 55 साल का शासन? हम लोगों ने एमएसपी बढ़ाने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2022 आते आते तक किसानों की आय को हम लोग दुगना करें, और आप कहते हैं कि हम किसान विरोधी हैं। आपने 70 सालों में इनके लिए क्या किया, वो भी आपको बताने की जरूरत है। आप हमें कहते हैं कि भैया आपकी सरकार सूट बूट की सरकार है। अगर एक गरीब परिवार से आने वाला प्रधानमंत्री सूट बूट पहन ले तो आपको चुभन होती है। यहाँ पर अधिकांश सांसद जो है वो गरीब परिवार से आते हैं, अगर ये सूट पहन ले तो आपको खलता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी सूट पहनना आपको खलता था।
हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश का हर एक युवा उद्यमी बने, भले वो मुद्रा योजना के तहत हो, स्टार्टअप योजना के तहत हो, स्टैंड अप योजना के तहत हो। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे देश का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने की क्षमता रखे। कि जब जब आप लोकतंत्र की हत्या की आप बात करते हैं तो इन शब्दों से परहेज करें, क्योंकि जब आप लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं तो वो लोग जो कहीं ना कहीं इमरजेंसी को भूल चुके हैं या भूलना चाहते हैं, उनको वो इमरजेंसी का दौर याद आता है जहां पर हमारे देश में पहली और आखिरी बार सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। इस तरीके के भ्रमित मुद्दों को उठाया जाता है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके के मुद्दों को उठाकर चुनाव में रणनीतियां बनाई जाती हैं और समाज से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए जो डेवलपमेंट के एक्चुअल इश्यूज हैं, जिस पर निरंतर हमारी आज की एनडीए सरकार चुनाव लड़ना चाहती है, जिस पर निरंतर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर अपना भाषण देते हैं, पर उनसे ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के विषयों को उठाया जाता है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ अध्यक्ष महोदय सदन में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि हमारे सदन से पारित कोई भी कानून किसी भी वर्ग, किसी भी जाति या किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है। कोई भी कानून बनता है तो सिर्फ अपराधियों के विरोध के लिए बनता है, असामाजिक तत्वों के विरोध के लिए बनता है। हर वो व्यक्ति जो असामाजिक गतिविधियों में लीन होता है उनके खिलाफ ये कानून बनाया जाता है। ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भी बनाया गया और इस कानून की जरूरत है अध्यक्ष महोदय, इस कानून की जरूरत है हमें। आज भी जब हम लोग गांव देहात में जाते हैं, जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न होता है, जरूरत है हमें इस जैसे कानून की जो हमारी संरक्षा करे, जो हमारा रक्षक बने। लोक जनशक्ति की पार्टी की तरफ से मैं ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इंडियन जुडिशियल सर्विस का भी प्रावधान किया जाए। जिस तरीके से IAS ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, IPS ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, मैं चाहता हूं कि कंपटीशन के माध्यम से हमारे जजेस की भी नियुक्ति हो, जिसमें तमाम जितने भी प्रतिभाशाली हैं, भले वो अनुसूचित जाति जनजाति के हो, BC के हो, OBC के हो, स्वर्ण जाति के गरीब लोग हों, जिनको मौका नहीं मिलता, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, कम से कम कंपटीशन के माध्यम से उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जब वो वहां पर हमारी बात करेंगे, वो हमारी समस्या को समझ पाएंगे। केंद्र की सरकार और खासतौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज का हर एक व्यक्ति पूरी मजबूती से हमारी एनडीए सरकार के साथ है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2019 में पुनः उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति का हर एक व्यक्ति मजबूती से खड़ा हुआ है।